राजीव रंजन का उनका रुख करूंगा। राजीव, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हम देखते हैं जब भी चुनाव आता है, किसी भी राज्य में चुनाव होता है, गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, बीजेपी सबसे पहले यही घोषणा करती है अपने मैनिफेस्टो में कि हम राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है या वाकई में इस वक्त इस कानून की जरूरत है देश में, या सिर्फ चुनाव आएंगे, चर्चा होगी और खत्म हो जाएगा? और ये लागू हो गया तो इससे देश पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए रवि, पहली बात तो यह है कि आपको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक विचारधारा वाली पार्टी है, और अब बीजेपी और उसका एक काडर है, वो अपनी एक आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी क्या है? आप आज़ादी के बाद से ही एक मत ऐसा देश में था जिसका ये कहना था कि मुस्लिम तुष्टीकरण से हिंदुओं की उपेक्षा संसाधन से लेकर साधन तक की गई, मुस्लिम तुष्टीकरण से। और हिंदुस्तान संघ के लोग या बीजेपी के लोग हिंदुस्तान नहीं बोलते, हिंदुस्तान बोलते हैं। हिंदुस्तान का यहाँ पर पहला हक बनता है, और उनकी तुष्टीकरण में उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, शुरू से उनका मत है। संविधान जब हमारा बना उसके बाद जो चीज़ें उसमें रखी गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक उन्होंने इसका विरोध किया, चाहे संघ के स्तर पर भी विरोध किया धारा 370 का। मुझे अमित शाह की जब 370 खत्म होने के बाद उन्होंने राज्यसभा में एक भाषण दिया था, मैं हमेशा उसका उल्लेख करता हूं। उसमें बहुत जबरदस्त बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि जब हमारे म्यूनिसिपैलिटी के पार्षद नहीं जीता करते थे 2-4, तब भी हमारे बैनर जो लगा होता था हमारे पार्टी के रैलियों में, उसमें हम धारा 370 राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते थे। आज देश ने दूसरी बार हमें चुना है, दूसरी बार बहुमत दिया है, इसलिए हम धारा 370 खत्म कर रहे हैं। हमने ये वायदा, आज हमारा कोई छुपा एजेंडा नहीं था, हम ये वायदा देश के साथ पिछले 50 सालों से करते आ रहे थे। और जब हमें मौका मिला है, देश ने पहली बार हमें मौका मिला, हमने नहीं किया, लेकिन देश ने दोबारा उससे ज्यादा जनमत दिया, बहुमत दिया, तो अब हम इसको खत्म कर रहे हैं। उनकी बात बिल्कुल लॉजिकल, बहुत तार्किक है, देश ने उन्हें ऐसा मौका दिया है। अब बात आती है 370 और राम मंदिर के बाद, 3 मुद्दों में से 2 मुद्दे उनके खत्म हो गए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्हें आगे बढ़ना ही है, और यही एक उनका काम है, यही एक उनका एजेंडा है जो उसको पूरा करना है। सवाल ये उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये इसे अमली जामा पहना देंगे, या 2024 का इसको चुनावी एजेंडा देश के सामने लेकर के जाएंगे कि अगर तीसरी बार आपने बहुमत दिया तो हम इस देश में समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे। अब सवाल आता है, ये पूरा बवाल जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो कल राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल जो पेश हुआ उसकी वजह से। देखिए, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो दुनिया के कई देशों से ली गई है। हमारे संविधान, दुनिया के संविधान के जो पार्ट हैं, जो भाग हैं, वो दुनिया के कई देशों के संविधान से लिए गए हैं। ये कुछ देशों में, न्यूजीलैंड में, स्कॉटलैंड में, तमाम जगहों पर जब या जो पुरानी संसदीय परंपराएं, उसमें ये देखा गया कि कानून बनाने का काम कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद के पास ही है। तो ऐसा ना हो कि जो जनप्रतिनिधि जनता के लिए कोई अच्छा कानून या अच्छा विचार रख सकते हो, तो सत्ता का इतना ज़्यादा उस पर आधिपत्य हो कि वो अपनी बात न कह पाए। इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल को रखा गया कि उसको कानून बनाने के लिए वो प्रस्तावित कर सकते हैं। कोई बात ऐसी हो जो सरकार के दिलो दिमाग में ना आए या उसके खिलाफ भी हो, लेकिन उस पर जनमत बन सकता हो, तो वो कानून बन सकता हो। हमारे सहयोगी ने बताया कि पिछले 72 सालों में हमारे संविधान लागू होने के बाद सिर्फ एक मौके पर, बिल्कुल सटीक बात है कि एक ही मौके पर वो कानून बना। अब ये जो है अब इसमें राजनीतिक पे दूसरी बात ये है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है देश के एक सरकार के लिए, जो संविधान ने कहा है नीति निर्देशक तत्वों में, उसमें साफ तौर पर संविधान में ये लिखा हुआ है कि राज्य को ये प्रयास करना चाहिए समान नागरिक सिविल संहिता के लिए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका संविधान में जिक्र नहीं है और बहुत असंवैधानिक बात है। बात सिर्फ इतनी है कि जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हम आज़ादी का एक नए देश के रूप में
आ रहे थे, उस समय इतने धर्म, जाति और इतनी बोलियां और इतने धर्म, क्षेत्र सब मिलकर के एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठा हो रहे थे कि उस वक्त ये समझा गया कि इस मामले को आने वाली पीढ़ियां या आने वाली सरकारें एड्रेस करेंगी। अभी फिलहाल क्यों? क्योंकि देखिए अलग अलग प्रथाएं हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वहाँ अलग अलग रिश्तों के अलग मतलब है। हमारे उत्तर प्रदेश में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है। आप जब साउथ में जाएंगे तो अलग है। आप जब जम्मू कश्मीर में जाएंगे अलग है, हरियाणा पंजाब में अलग है। तो हर जगह की प्रथाएं अलग अलग थी, सब जगह की मान्यताएं अलग थी। इतने ज़्यादा धर्म थे, उनकी मान्यताएं अलग थी। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में शायद उस समय संविधान निर्माताओं ने कोई फैसला नहीं लिया और भविष्य की सरकार पर छोड़ दिया। अब बात आती है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में बिल्कुल साधारण भाषा में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये मसला है क्या? ये मसला सिर्फ 4 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये मसला जुड़ा है आपकी शादी से, आपके संपत्ति के उत्तराधिकार से, आपके बच्चों को गोद लेने के अधिकार से। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, शादी, गोद लेना, और ये पूरे देश में सारे धर्मों के मान्यताओं वाले लोगों के और सारी प्रथाओं के मान्यताओं वाले लोगों के लिए एक हो जाना चाहिए क्या? लेकिन अलग अलग, मैंने आपको कहा नॉर्थ ईस्ट के लोगों की मान्यताएं अलग हैं, उनकी प्रथाएं अलग है। ये बहुत पेचीदा मसला है। इसीलिए जब भी आप देखें सरकार बीजेपी लाती तो है, लेकिन वो कहती है कि एक कमेटी पहले बनाएंगे और कमेटी बना करके उसकी रिपोर्ट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना होगा तो करेंगे। इसके पक्ष में भी बहुत तर्क हैं, इसके विपक्ष में भी बहुत तर्क हैं। पिछले 40 सालों में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले आए और सुप्रीम कोर्ट के भी विभाजित मत आए। कई बार इसको राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जरूरी मानने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही, और कई बार उसने कहा कि ये अभी ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं, इसके लिए यही पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत डिबेट का मसला है। लेकिन एक मसला ये भी है कि इसको मुस्लिम धर्म के कुछ नेता या नुमाइंदे या प्रतिनिधि ये मानते हैं कि ये एंटी मुस्लिम है, और उसके लिए बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, क्योंकि उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही उनके धर्म को मानने वाले लोग बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। लेकिन 3 तलाक उनका था, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने उसको 2019 में ख़त्म कर दिया, मुस्लिम उसको अवैध करार कर दिया। तो इसी तरह हिंदू लॉ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, उसको चेंज करके अभी आप देखें 2005 में सरकार ने एक फैसला कर दिया कि बेटे के उत्तराधिकार में, पिता के उत्तराधिकार में, संपत्ति में बेटियों का भी हक होगा। तो हिंदू लॉ में ऐसा नहीं था, लेकिन सरकार जब इस पर आ गई। और दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ 2024 का जो चुनाव है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार यानी बीजेपी का मुद्दा होगा, और विपक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन बहाली को अपना एक प्रमुख मुद्दा बनाएगा। ठीक है।